गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। तो अपने फिजिक्स पे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो हम लोग ने पुराने प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सीखा, पुराने अपने लेक्चर में सीखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। फिर हमने सीखा कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ पे हम लोगों ने एचसी बनवाया, क्वेश्चन नंबर 1 to 31 पूरा कंप्लीट किया, अच्छे से समझा। उसमें मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का पूरे अच्छे से डिटेल बताया कि हम कैसे कंपोनेंट किसी वेक्टर का निकालते हैं अगर वो एंगल थीटा पर दिया हुआ रहे तो उस कंपोनेंट का यूज आपको पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में यूज आता रहेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तरीके से समझना है तो प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और एंड कूलम्स लॉ जो मैंने एससी वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, तो कल मैंने पुराने लेक्चर में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने कल क्या क्या बताया उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कल इलेक्ट्रिक फील्ड के में, मैंने लिया था बताया था आपको एक सोर्स चार्ज लिया। सोर्स चार्ज कहाँ पे? सोर्स चार्ज लिया कैपिटल क्यू स्पेस में, और एक टेस्ट चार्ज लिया स्मॉल क्यू। कहाँ पे? किसी पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी। ठीक है, फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है। ये सोर्स चार्ज मेरा क्यू है और ये किसी पॉइंट पर मेरा स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है। तो इसके बीच में क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल गया। और ए आर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने कल बताया था। और एक और चीज मैंने बताया था जो कि फोर्स से रिलेटेड था। तो मतलब मैंने क्या बताया, अगर इस क्यू चार्ज को निकाल दूं, इस क्यू चार्ज को निकाल के मैं कोई चार्ज Q1 रख दूं तो क्या होगा? Q1 रख दूं तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फिर भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये क्या रखा, मतलब मैंने यहाँ से क्या समझा, अगर मैं यहाँ पर दूसरा चार्ज रख दूंगा Q2 रख दूंगा तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर कल मैंने क्या बताया, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? ये वो डिपेंड करता है सिर्फ आपका डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला मैंने क्या डिराइव कराया था? F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्या आपको अपने पुराने इसमें देखें या इसमें देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया है, लेकिन इसमें फोर्स क्या आएगा मेरा? इसमें फोर्स क्या आएगा? इस वाले अगर चार्ज सेटअप में मैं देखूंगा तो फोर्स क्या आएगा मेरा? K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से देखूंगा तो E क्या आ जाएगा मेरा? F/Q1। समझ में आ गया? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना था, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन क्या किया था, अगर मैं किसी चार्ज को, कोई मेरा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का एक रीजन होगा, जैसे मेरा सोर्स चार्ज है, ये मेरा कैपिटल क्यू है, तो ये इसका रीजन है, ठीक है, ये इसका रीजन है। इस रीजन में कोई भी चार्ज अगर मेरा आ जाएगा, कोई भी चार्ज मेरा इस रीजन में आ जाएगा, Q1 Q2, कोई भी अगर चार्ज इस रीजन में आएगा तो क्या करेगा? वो चार्ज क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा। ठीक है, एनी चार्ज इन द रीजन ऑफ चार्ज सोर्स चार्ज इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। समझ में आया? कि तो मेरा वैसा वो मतलब ये मेरा कैपिटल क्यू चार्ज है, वो ऐसा क्या दे रहा है कि उसके अंदर कोई भी चीज आ रहा है, तो क्या हो रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई भी चार्ज आ रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो वो चार्ज क्या दे रहा है? फील्ड क्रिएट कर रहा है।
तो फील्ड क्रिएट करा, उस फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज आए तो क्या होता है मेरा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हेन ए पॉजिटिव unit test charge is placed, it will experience a force. When a unit positive test charge placed at a distance r, at a distance r, so then it will experience a force. It will call as the electric field. क्या मैंने बोला? मैंने बोला when a unit test charge placed at a distance of 1 meter, a force experienced by a test charge is called electric field. समझ में आए? ये 1 मीटर की जगह पे आप आर भी ले सकते हैं, यहाँ पे आर भी ले सकते हैं, आर मीटर। तो क्या समझे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, वो एक तरह का फोर्स ही है। कब? जब मेरा जो यूनिट टेस्ट चार्ज मेरा यूनिटी हो और डिस्टेंस आर हो, तो वो क्या होता है, जो भी मेरा फोर्स लगेगा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू करेगा अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, बहुत सारा फील्ड जनरेट करेगा। उस फील्ड के अंदर मेरा कोई फोर्स आएगा तो क्या करता है मेरा, वो फोर्स क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, वो जो चार्ज रहेगा वो क्या, वो फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक चीज यहाँ से समझते हैं, ये मेरा मैग्नेट की तरह है, ये मैग्नेट है ना, जैसे यहाँ पर मैग्नेट है, मैं दूर रखूंगा तो ये गिर जा रहा है, दूर रखा गिर रहा है, दूर रखा गिर रहा है, लेकिन जैसे नजदीक आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसके अंदर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है, जो एक मेरा जो ईयरबड था वो क्या कर रहा है, वो फील्ड क्रिएट कर रहा है आपस में, जब दूसरा उस फील्ड के अंदर आ रहा है तो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आया ना? तो दूसरा क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये मेरा जो पहला चार्ज सोर्स चार्ज है वो बहुत सारा फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर कोई भी चार्ज आ जाए तो क्या होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चमक गया, अच्छी तरीके से चमक गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया। अब दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताया था, वो कुछ नहीं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो स्ट्रेंथ कितना हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, E=F/Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या बताता है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गया? तो कल का मैंने ऑलमोस्ट सारा रिवीजन करा दिया है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक करने से पहले कल का एक एग्जांपल बच गया था, वो एग्जांपल को आज कर लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड, एक प्लस चार्ज दिया हुआ 10-8 माइक्रोकूलम और एक माइनस चार्ज दिया हुआ 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो Q1 मेरा क्या दिया हुआ है, Q1 10⁻⁻8 कूलम, Q2 10⁻⁻10⁻8 कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब दोनों क्या दिया हुआ, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है, फोर्स अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अपोजिट चार्ज में फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। कहाँ पे दोनों प्लेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। मीन्स हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए पहले ए पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हम लोग निकालते हैं। तो Q2 मेरा क्या है, Q2 मेरा क्या है, -10⁻⁸ कूलम।
Q1 मेरा क्या है 10⁻⁸ कूलम, मतलब क्या ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये क्या है 10⁻⁸ है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में। समझ में आ रहा? तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा। तो मेरा ए कितना हो जाएगा, ड्यू टू E1A मींस इस चार्ज के कारण, और फिर इस चार्ज के कारण E2A। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2E निकाल लेता हूँ। ठीक है, दोनों सेम है, E प्लस E, मतलब क्या E1A इज इक्वल्स टू E2A, इसको मैं E के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए E निकाल लेते हैं। तो अपना E क्या होता है, क्या मैंने कल निकाला था, KQ/R²। दोनों चार्ज सेम है, K इंटू 10⁻⁸, R कितना है 0.1 होल स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸, 0.01, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻3। तो ये E आ गया मेरा कितना 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से 2E कितना हो जाएगा, 2E कितना में रहेगा 9 इंटू 10⁻3, तो E1A कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। E1 कैसे निकला, E1 क्या निकला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण मैं निकालूंगा तो E1A, चार्ज Q1 के कारण, E1A, चार्ज Q2 के कारण E2A, E1A E2A दोनों का चार्ज क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको मैंने E के बराबर कर लिया। अगर आप अलग अलग भी चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, E1A निकालिए फिर E2A निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों का सेम ही आएगा, 2E के बराबर ही आएगा। मैंने टाइम कम करने के लिए पहले ही दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक सेकंड, हमको निकालना कहाँ पर है, यहाँ पर। ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 0.1 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 0.05 मीटर। ठीक है, 0.05 मीटर। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R 0.1 नहीं आएगा। मैंने 0.1 Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना, पॉइंट A पर। तो पॉइंट के A क्या दोनों का आधा पे है, मतलब 0.1 का आधा, 0.1 का आधा कितना हो जाएगा 0.05। तो मेरा R कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.05 का होल स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर। तो 0.05 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, नीचे 25 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आया। तो ऊपर 9/25 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। 9/25 कितना होगा 25 9,009.075 और ये 5 15 0.36। तो ये कितना आ जाएगा 0.36 इंटू 10⁻5। अब पहले से कितना था मेरा 2 ही था ना। इसका हो जाएगा 0.72 इंटू 10⁻5, इसको क्या लिखते हैं 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ए पर हमारा निकल गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पर निकल गया 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अपना कहाँ पर निकालना है, पॉइंट बी पर।
तब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर निकालने के लिए एक चीज नोटिस करिए आप, ये Q1 के कारण, Q1 क्या मेरा पॉजिटिव है, तो इसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्या E1 B, ठीक है। और Q2 के कारण क्या आएगा, Q2 के कारण क्या आएगा, Q2 के कारण ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्या नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, रेडियली इनवर्ट। कल मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर E2B, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है तो मैं R लेके बना ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये क्या आएगा E1B, E1B क्या आएगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। E2B क्या आएगा मेरा K Q2 R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं R ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं R डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये टोटल इसका Q2 का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, Q2 का ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस Q2 का हो जाएगा कितना, Q2 का कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, R2 हो जाएगा 0.1 प्लस R, समझ में आ गया, 0.1 प्लस R। यहाँ से E2B क्या आ जाएगा मेरा K Q2 अपॉन 0.1 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। हमारा B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो E1B माइनस E2B, तो क्या आ जाएगा ये K Q1 बाई R स्क्वायर माइनस K Q2 अपॉन 0.1 प्लस R का होल स्क्वायर। Q1 Q2 सेम है, तो कितना मेरा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू माइनस 8, और R हमको पता नहीं है, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। R एक बार आप देख लेंगे, R का वैल्यू अगर कुछ भी ले लेते हैं, लेट सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ 0.05, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा, और क्वेश्चन में 0.05 दिया हुआ रहेगा, तो R का जल्द वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर, R इक्वल्स टू 0.05, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EB 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 1 डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा 90, और ये 20 माइनस R स्क्वायर होगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 0.15 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा EB हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। EB निकल गया मेरा। अब क्या बोला पॉइंट C पर, पॉइंट C पे देखिए, पॉइंट C पे आपको निकालने के लिए मैंने जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिखाया था वो यहाँ पर ही हो जाएगा, वो यहाँ पर कैसे ही हो जाएगा, तो पॉइंट C पे मुझे निकालना है, इस पॉइंट पर। तो Q1 क्या है, Q1 मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। और Q2 मेरा क्या नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, ये क्या हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। तो मैं इसका रिजल्टेंट निकालना मैंने सिखाया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है वहां जाके देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मेरा लेक्चर, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार निकलेगा। अब मैंने एंगल कैसे लेना है वो भी आपको बताया था, जैसे ये क्या मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एंगल कितना मेरा 60 डिग्री है, तो किसके साथ 60 डिग्री है, ये लाइन अगर मैं देख रहा हूँ, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, मतलब ये क्या मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कि मेरा क्या 60 डिग्री बना रहा है,
तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन क्या मेरा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके साथ क्या बनेगा एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा E1C और ये हो जाएगा E2C। तो यहाँ पर कौन कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, E1C cos 60 प्लस E2C cos 60। समझ में आ गया? तो मेरा C पे कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C क्या आ जाएगा, E1C cos 60 प्लस E2C cos 60। cos 60 क्या होता है मेरा, हाफ। तो टोटल नेट मेरा क्या आ जाएगा, E1C प्लस E2C डिवाइडेड बाय 2। E1C और E2C क्या होगा, E1C और E2C ये भी क्या मेरा, यहाँ से यहाँ तक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये भी क्या है मेरा 0.1 मीटर, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा 0.1 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं दोनों सेम है, तो 2E डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा E मैंने 0.1 के टर्म में निकाला था, कितना आया था मेरा 0.36 इंटू 10⁵ ये मैंने निकाला था यहाँ से ये वाला। तो ये वो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 पावर कितना आया ये 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने कैसे ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर निकाला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगा, मेरा कंसेप्ट इसमें क्या क्या लगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आउटवर्ड जाता है। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होता है, इनवर्ड आता है। ठीक है, फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का यूज आया। मैं स्टार्टिंग लेक्चर से बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मस्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपको ये सब चैप्टर अच्छे से समझना है तो वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। तो ये क्वेश्चन को एक बार और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कमांड कीजिएगा इस पे अच्छी तरीके से। जितने अच्छी तरीके से आपको कमांड होगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और एक बार बैठ गया तो आपके क्वेश्चन देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत से पता चल जाएगा वो क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, जैसे मेरा कोई भी फील्ड लाइन जा रहा है, जैसे कोई भी चार्ज है, चार्ज के कारण मेरा फील्ड लाइन जा रहा है, तो उस फील्ड लाइन पे अगर मैं लेट सपोज ये मेरा फील्ड लाइन है, इस डायरेक्शन में मेरा फील्ड लाइन जा रहा है, तो इस फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट हो गया मेरा। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ करते, टेंजेंट क्या देगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो मुझे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फील्ड लाइन इज ड्रॉन टेंजेंशियल टू द नेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट है उससे मैं टेंजेंशियल, इसलिए क्या हो गया, पॉइंट हो गया, इस पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैचेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस रहेगा, 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया ए का फील्ड लाइंस, ये बी का फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है, ए का फील्ड लाइंस और बी का फील्ड लाइंस हो गया। तो किस पॉइंट में ए में ज्यादा फील्ड लाइंस या बी में ज्यादा फील्ड लाइंस है, तो काउंट करेंगे तो ए में कितना फील्ड लाइंस है 1 2 3, बी में कितना फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब क्या है, फील्ड लाइंस बी ग्रेटर देन ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए। समझ में आया। तो ये चीज सेकंड में कह रहा है कि जितना ज्यादा
फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक लकड़ी रखेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, 2 लकड़ी रखेंगे तुरंत तोड़ना मुश्किल होगा, 3 होगा तोड़ना मुश्किल होगा, 4 होगा तोड़ना मुश्किल होगा। मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो चीज कम होने में टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, मेरा फील्ड लाइंस कम है तो इसका स्ट्रेंथ कम है, फील्ड लाइंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, मेरा ज्यादा होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज क्या करता है मेरा, पहला प्रॉपर्टीज करता है मेरा, द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्या पहला प्रॉपर्टीज क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ फील्ड लाइंस के ऊपर में भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर? क्योंकि आप सोचिए कुछ इस प्रकार से कि मैं ये 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये फील्ड लाइंस 1 हो गया ए, और ये फील्ड लाइंस मेरा बी हो गया। तो मैं अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ए के लिए टेंजेंट मेरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, और बी के लिए मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, बी डायरेक्ट के लिए इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन आ रहा है, एक पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 आ जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट हो जाएगा तो मेरा एक पॉइंट पर दो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई में मुझे लिखना है, वाई में लिखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर if they intersect with each other then क्या होगा, there will be two direction of electric field। समझा? which is practically not possible। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इसलिए नहीं इंटरसेक्ट करती है क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, 2 फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और एक का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट अच्छी तरीके से हम लोग समझ लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, the field lines are perpendicular to the surface of charge, the field lines perpendicular to the surface of charge। नीचे क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, what happens if electric field is not perpendicular to conducting surface। मैं इसको कोई conducting surface ले लेता हूँ। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि field lines are perpendicular to surface of charge। field lines क्या होता है, perpendicular to the surface of charge। तो कोई कंडक्टर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैं कंडक्टर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैं जब कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का टॉपिक लूंगा तो वहां पे बताऊंगा कि कंडक्टर पे जितने भी चार्ज होते हैं सब उसके सरफेस पे होते हैं। ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारे चार्ज कहाँ जाते हैं, उसके सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सारे कहाँ आ गए, सरफेस पे। अगर चार्ज में सेंटर पे भी रखूंगा तो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, या फिर सरफेस ऑफ चार्ज, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से 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 परपेंडिकुलर, यहाँ से, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन पे क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है। अब मेरा सवाल हो रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया प्रॉपर्टी कि द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बता दिया, लेकिन मैं क्यों मानूं कि क्यों होता है,
क्यों होता है परपेंडिकुलर? अगर परपेंडिकुलर ना होता है तो ऐसा केस ले लेते हैं परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, केस ले लेते हैं परपेंडिकुलर ना हो। तो ये क्या होता है, किसी एंगल से मैं ले लेता हूँ, किसी एंगल से क्या ले लेता हूँ मैं, थीटा। अगर मैं थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। क्या दो कंपोनेंट निकलेगा, एक एक्स एक्सिस पर जाएगा, क्या इधर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो ई कॉस थीटा निकल रहा है, फिर ई साइन थीटा निकल रहा है, फिर दूसरा चार्ज में लेंगे तो क्या निकलेगा, फिर ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में निकलेगा। अगर इस पॉइंट में मैं लूंगा तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में निकलेगा, ई कॉस थीटा। फिर दूसरा लूंगा तो मैं क्या निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। फिर तीसरा लूंगा तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस, मैं कंपोनेंट लेते जाऊंगा कॉस थीटा डायरेक्शन ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं सारा किसी पॉइंट पे कंपोनेंट निकाल के। तो क्या होगा, ये घूमते 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 फिर अपने पॉइंट पर आ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, मेरा चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज मेरा रोटेटिंग मोशन में आ जाएगा, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। जब मेरा चार्ज घूमने लग जाएगा तो मैं करंट करंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक करंट। तो तुम यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे चार्ज में मोशन आ गया, मतलब चार्ज का टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसका रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा है कि कहीं कोई मेटल पड़ा हुआ है, कंडक्टर पड़ा हुआ है, मैं उसको छूता हूँ और मुझे करंट लग जाए? नहीं होता है ना। करंट कब लगेगा, जब उसमें मैं सब वोल्टेज सप्लाई करूंगा तभी तो करंट लगेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कंडक्टर का पड़ा हुआ है जमीन पर, उसको मैं छूँ और करंट लग जाए, नहीं है ना। तो करंट कब लगता है, करंट लगता है जब दोनों के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। भी को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज। नहीं, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, मतलब उस चीज को यूज कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई भी करंट फ्लो कब करता है, जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इसको अगर अच्छी तरीके से समझना है तो कुछ ट्यूब ले लीजिए। ट्यूब ट्यूब में अगर ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, पानी यहाँ पर है और मैं कुछ इसमें फ्लो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, तो पानी यहाँ पे जमा रहेगा, पानी यहाँ पे जमा रहेगा ना। अब वही अगर मैं सेम सेम कंडीशन में अगर यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट में डिफरेंस कर दूं और ये डिफरेंस कर दूं, तब क्या होगा, सारा पानी यहाँ से यहाँ नीचे गिरेगा। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डिफरेंस कर दिया हाइट का, तो पानी क्या हो रहा है, हाई हाइट से लो हाइट में जा रहा है। सिमिलरली हमारा करंट भी वैसे ही फ्लो करता है। अगर मेरे यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल, मतलब यहाँ का पोटेंशियल समझ लिया 2 वोल्ट है, यहाँ का भी 2 वोल्ट है, तो इसके बीच में मेरा क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0 है। वही मैं अगर थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा कर दूं, यहाँ 3 वोल्ट कर दूं, यहाँ पर 1 वोल्ट कर दूं, तो यहाँ दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 वोल्ट। तब मेरा क्या करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। लेकिन मेरा कंडक्टर अगर नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ है जमीन पर, तो उसमें क्या होता है, कंडक्टर में नॉर्मली पड़ा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर पॉइंट पर सेम होगा। इन कंडक्टर in conductor at every point, in conductor at every point potential is same। जब पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर मैं इसमें एक्सटर्नल को सप्लाई दे दूं, अगर मैं कुछ एक्सटर्नल सप्लाई दे दूं, इफ वी प्रोवाइड एक्सटर्नल सप्लाई या फिर और वोल्टेज, देन पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्रिएट होगा तो फिर मेरा क्या होता है, करंट फ्लो करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे जमीन पड़ा हुआ है तो मेरा वहां पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इस केस में मैंने क्या पढ़ा, क्या जब पढ़ा
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, रोटेटिंग मोशन में आ जाएंगे। तो रोटेटिंग मोशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस ऑफ चार्ज का। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इतने अच्छा कंसेप्ट कहीं नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये मैं इतना कंसेप्ट क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल बीटेक किया, 2 साल एमटेक किया, अभी 3 साल से जॉब कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो मुझे इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज है। ठीक है, तो आई होप अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है मेरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, the magnitude of charge and the number of field lines both are proportional। proportional क्या होता है, अगर A proportional to B है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, A अगर कम होगा तो A अगर कम होगा तो मेरा B भी कम होगा, B भी कम होगा, A कम होगा तो B कम होगा, B कम होगा तो A कम होगा। प्रोपोर्शनल मतलब सेम होता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मीन्स अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं? अगर 1 कूलम के लिए मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, 1 कूलम के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ आएगा, 1 कूलम से अगर मैं चार्ज का वैल्यू 2 कूलम कर दूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मेरा बढ़ेगा। अगर मैं चार्ज को बढ़ाया है तो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट मेरा बोल रहा है, पांचवा पॉइंट मेरा बोल रहा है the start point of the field lines is at the positive charge and end at the negative charge। ठीक है, जैसे मैं कोई प्लस क्यू का चार्ज ले लेता हूँ, ये मेरा है प्लस क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट द पॉजिटिव एंड एंड्स एट द नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर स्टार्ट होगी, ये कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी में। समझेगा कि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये समझेगा कि इन्फिनिटी में मेरा क्या नेगेटिव चार्ज है, और ये समझेगा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये समझेगा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ये समझेगा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। और ये क्या समझेगा, यहाँ पर इसको बगल में मिल गया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। कहाँ से शुरू होके, प्लस क्यू से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, माइनस क्यू पे। कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस क्यू पे शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, माइनस क्यू पे। प्लस क्यू पे शुरू हो रहा है, माइनस क्यू पे खत्म हो रहा है। और माइनस क्यू लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनिटी से शुरू हो रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा। कहीं इन्फिनिटी से शुरू हो रहा होगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। कहीं इन्फिनिटी से शुरू होगा, क्या होगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आया ना? समझ में आया, मतलब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग वही स्टार्टिंग में पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, सारे आउटवर्ड जा रहा है। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है, तो सारे नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है मेरा, फॉर द फील्ड लाइंस टू आइदर स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, अगर मुझे फील्ड लाइंस को अगर स्टार्ट और एंड कराना तो एटलीस्ट एक चार्ज तो चाहिए ही। बिना चार्ज के फील्ड लाइन कहाँ से आएगा, फील्ड लाइन कैसे जनरेट होता है, चार्ज के कारण ही जनरेट होता है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज को स्पेस में रखे थे कैपिटल क्यू, उसके कारण मेरा फील्ड जनरेट हुआ था। फील्ड जनरेट होने के कारण मैं कोई टेस्ट चार्ज को उसके अंदर लाया, जो क्या कर रहा था, सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट कर रहा था। तो क्या टेस्ट कर रहा था, उसमें फोर्स लग रहा था। जैसे मैं टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर लाया, वो क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो मतलब एक चार्ज तो हमको चाहिए ही।
अगर एक चार्ज मैं देखूंगा तो अगर ये मेरा प्लस क्यू है तो इसके लिए क्या जाएगा, इन्फिनिटी पे समझ में आएगा कि इसको मेरा कोई माइनस चार्ज है तो वो इन्फिनिटी के पास जाके खत्म होना चालू करेगा। माइनस चार्ज ले लूंगा मैं तो क्या होगा, ये रेडियली इनवर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ये होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मैं समझ गया यहाँ पर। अब कुछ इसमें रूल होते हैं। ये क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ये बता दिया। यही चीज है, सेम चीज है। स्टार्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो रहा है, अपोजिट है तो क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो क्या होता है, रिपेल करता। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेम चीज है यहाँ पर। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट, rules for drawing electrical field line. The field lines begin at the charge and ends either at the charge or at infinity. मैंने बताया, मैंने क्या बताया यहाँ पर, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा किसी नेगेटिव चार्ज में, उसके पास में अगर रहेगा तो, नहीं तो वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो इधर ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो ये क्या होता है, एक लाइन हो गया, एक रूल हो गया ड्रॉ करने का। तो अगर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू, तो इसके लिए क्या होगा, फील्ड लाइंस इसके लिए बाहर, बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि सोचेगा कि इन्फिनिटी पॉइंट में मेरा दोस्त नेगेटिव चार्ज है, मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये बाहर। और यहाँ पे से बगल में इसको भी दिख रहा है कि हाँ यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। सोचा पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनिटी पर है तो वो यहाँ पर अपना फील्ड भेज रहा है। क्या कर रहा है, ये फील्ड को, पॉजिटिव चार्ज के पास जो फील्ड है उसको अपने पास से अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन रिपल्शन लास्ट टॉपिक का। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, when the field lines is stronger the field lines are closer to each other। फील्ड लाइंस अगर स्ट्रॉन्गर है, जैसे ये तीन लाइन का मैंने पिछले भी टॉपिक में बताया था, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मैंने कितना है, तीन लाइन है, ये वीक है। अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो फील्ड लाइंस क्या होगा, नजदीक नजदीक होगा, बी है। समझ आया, तो इसके इसके बीच का डिस्टेंस देखिए आप, इसके इसके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, और इसके इसके बीच का डिस्टेंस कम लग रहा है। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस, फील्ड लाइंस का डिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल बोला था ना मैं, ई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना क्यू का मैग्नीट्यूड रहेगा, अगर क्यू मेरा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और नंबर भी क्या होगा, अगर जितना ज्यादा मेरा मैग्नीट्यूड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कहाँ से मैंने लिखा, ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझ में आ गया। इसका पॉइंट क्या बोल रहा है, द फील्ड लाइन शुड नेवर क्रॉस ओवर। ऑब्वियसली क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आएगा, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में टेंजेंट आएगा। अब दूसरा मेरा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस डायरेक्शन में आएगा, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया। मींस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, तो ये क्या होता है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर दे पास थ्रू। समझ में आ गया ना, तो मतलब कोई एक तरह से जो मैं पढ़ाया उसका रिवीजन ही हो रहा है।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया ये। तो क्या बोला मैं, इससे जो टेंजेंट जाएगा, ये मेरा टेंजेंट क्या देगा, टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये होता है टेंजेंट which will give you the direction of electric field। समझ में आ गया? तो मतलब क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो मेरा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना कंसेप्ट है कि जो मेरे घर में मोटर रहते हैं, जनरेटर रहते हैं, सब में मुझे फ्लक्स का जरूरत होता है मोटर को घुमाने के लिए, ठीक है, और रिएक्टिव पावर को जनरेट करने के लिए। फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। उसको मैं अपने इलेक्ट्रिक का मोटर से भी कनेक्ट करके समझाऊंगा, ठीक है। तो कहीं क्लास 12 में आपको मोटर ये सब के बारे में बताएगा नहीं, तो मैं थोड़ा आपको, आपके घर में मोटर यूज हो रहा होगा, पानी पानी टंकी में पहुंचाने के लिए यूज हो रहा होगा ना, तो वहां पर कैसे फ्लक्स का यूज होता है तो भी मैं बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, जो अगर फ्यूचर में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहेंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक लेक्चर समाप्त करता हूँ। आई होपफुली यू विल लाइक दिस लेक्चर, एंड मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट बताने का कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ अपने चैनल के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।